हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सेल बायो का रिवीजन सीरीज़ चला रहे थे, जिसमें स्टार्ट किया था हमने बेसिक सेल से, फिर हमने आगे कंप्लीट किया। उसके बाद हम अब जैसे लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा कि हम ट्रांसपोर्ट तक पढ़ चुके थे, हमने सेल मेम्ब्रेन, सेल ट्रांसपोर्ट सब कुछ कंप्लीट किया है, वहाँ पे रिवाइज किया है बेसिकली। तो इस लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करते हुए अब ट्रांसपोर्ट को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हम ट्रांसपोर्ट देख रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। वहाँ पे मैंने इन दोनों को ही डिस्कस कर लिया था। अब हम एक्टिव और पैसिव दोनों को ही डिटेल में देखेंगे। वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल डिफ्यूज़र होता है, एक फैसिलिटेटेड होता है। ठीक है, तो ये सब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। अगर आपको वो सारे टॉपिक्स भी रिवाइज करने हैं तो आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा पर्टिकुलर, जो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा मेरे सॉरी। तो अभी हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हमने पैसिव पढ़ा, पैसिव में हमने डिफ्यूज़न और इसको क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड, ये दोनों को हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। अब जब एक्टिव पढ़ेंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, तो सबको हम देखेंगे। तो इससे पहले हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न को थोड़ा देख लें। तो फैसिलिटेटेड में हमने क्या बोला था कि इसका रेट जो होता है ट्रांसपोर्ट का बहुत ही हाई होता है। जैसे इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 10 टू द पावर 5 से लेके 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड का इसका रेट होता है। अब जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है, इसका क्या है, डिफ्यूज़न प्रोसेस वेयर सब्सटेंस आर मूव फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। और इसमें कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो चार्ज आयंस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब जो ये फैसिलिटेटेड होता है ट्रांसपोर्ट, इसको हम अगर फ्लो चार्ट एक बनाएं ट्रांसपोर्ट का, तो इसमें जैसे यहाँ ट्रांसपोर्ट है, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं क्विक रिवीजन के लिए। अब देखो, ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होगा, एक तो होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब देखो फर्दर इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो पैसिव दो तरीके का हो जाता है। एक क्या होता है, एक में होता है डिफ्यूज़न, ठीक है। दूसरा होता है फैसिलिटेटेड, ठीक है, ये दो हो गया। अब जो एक्टिव है, एक्टिव को हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो इसमें बहुत टाइप के आते हैं। जैसे कि इसमें आता है पी टाइप, वी टाइप, ये अलग अलग टाइप का आता है। तो इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम पैसिव को कंप्लीट करेंगे। पैसिव में भी हमने डिफ्यूज़न देखा था कि डिफ्यूज़न तो सिंपल मूवमेंट होता है आयंस का, ये अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाएगा। तो अब फैसिलिटेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फैसिलिटेटेड में दो होगा, एक तो होगा ट्रांसपोर्टर या फिर इसको बोलते हैं कैरियर, दूसरा होता है आयन चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब देखो, जो ट्रांसपोर्टर होता है वहाँ से जो पोलर और लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे हमें पता है कि फैसिलिटेटर में दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, एक तो पोलर लार्ज साइज मॉलिक्यूल, दूसरा चार्ज आयंस।
तो ये दोनों ही अलग अलग से होते हैं, एक तो ट्रांसपोर्टर और या फिर कैरियर इसको बोलेंगे। तो इसमें पोलर लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि इसमें आता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स। वहीं आयन चैनल्स की बात करें तो इसमें जो चार्ज आयन्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और कैल्शियम, इस टाइप के जो भी चार्ज आयन्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है आयन चैनल से। तब ट्रांसपोर्टर और कैरियर को अगर हम डिटेल में देखें तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्टर या फिर कैरियर जो होगा वो स्टीरियो स्पेसिफिक होगा सॉरी, ट्रांसपोर्टर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होगा। मतलब ये तो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है और मल्टीपल सब यूनिट से मिलके बनता है। ट्रांसपोर्टर के पास अल्टरनेट कन्फर्मेशन होता है, इसमें जो बोलते हैं E1 और E2 दो टाइप का कन्फर्मेशन होता है। इसमें कन्फर्मेशन कैसे होता है कि जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है तो यहाँ पे ऐसे ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, ये ट्रांसपोर्टर है। अब जैसे स्पेसिफिक इससे कुछ बाइंड किया, समझ लो जैसे हम यहाँ पे लार्ज पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो जैसे ग्लूकोज बाइंड किया, ग्लूकोज के बाइंड करते ही इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है और ये क्या हो जाता है, इसका ऐसा हो जाता है शेप, तो ये कन्फर्मेशन अपना चेंज कर लेता है। इस तरह से ये जो ग्लूकोज होगा इसको अंदर डिलीवर कर देता है, ठीक है। या फिर बाहर से अंदर डिलीवर, यहाँ से ग्लूकोज यहाँ ले गया या यहाँ से यहाँ ले गया, दोनों कोई भी ये कन्फर्मेशन चेंज कर सकता है। इसी को E1 और E2 कन्फर्मेशन बोलते हैं। ये होता है E1 कन्फर्मेशन, ये होता है E2 कन्फर्मेशन, ठीक है। इस तरह से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो गया और बाकी और भी सारे पोलर जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम कुछ आइसोफॉर्म देखेंगे, जैसे जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर होते हैं उसके बहुत सारे आइसोफॉर्म्स होते हैं और इनका लोकेशन कहाँ है और इनके फीचर्स कहाँ हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अक्सर इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, या तो वो कोई पॉइंट दे देते हैं इसमें ऑप्शन में, या तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो आइसोफॉर्म की बात करें तो ग्लूट1 सबसे पहले स्टार्ट करें। ग्लूट1 क्या होता है, ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ब्रेन के एंडोथेलियल सेल में और आरबीसी में प्रेजेंट होता है। इसका फीचर ये होता है कि ये हाई एफिनिटी ट्रांसपोर्टर है। दो टाइप के ट्रांसपोर्टर होते हैं, पहले तो हाई एफिनिटी ट्रांसपोर्टर होता है और लो एफिनिटी ट्रांसपोर्टर होता है। तो ये जो है जो ये ग्लूट1 है ये हाई एफिनिटी ट्रांसपोर्टर होता है। अब ये हाई एफिनिटी और लो एफिनिटी ट्रांसपोर्टर हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करते, इसको हम मेटाबॉलिज्म जब पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री तो वहाँ पे ही डिस्कस कर लेते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रही। अभी लिस्ट कर लो जितना बताते जा रही हो। तो अब देखो ग्लूट1 का हो गया। अब ग्लूट2 जो है वो लीवर में पाया जाता है, वो एक लो एफिनिटी ट्रांसपोर्टर है। इसका Km वैल्यू हाई होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर ग्लूट3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ये न्यूरॉन में पाया जा रहा है ब्रेन के और ये हाई एफिनिटी ट्रांसपोर्टर है। ग्लूट4 क्या है, स्केलेटल मसल में पाया जा रहा है ये ब्राउन और वाइट एडिपोज टिश्यू और हार्ट में पाया जाता है। ये इंसुलिन डिपेंडेंट है और इसका रेगुलेशन होता है ये इंसुलिन डिपेंडेंट है और इंसुलिन ही इसको रेगुलेट करता है। अब ग्लूट4 तो लाइक अभी जो बात की है ये ग्लूट4 ये तो कॉमन ग्लूट है, मतलब ये ट्रांसपोर्ट करता है ये ग्लूकोज का, ये इंसुलिन के बेसिस पे ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज का। अब ग्लूट5 जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, किडनी में, ब्रेन में, एंडोथेलियल सेल में और स्पर्म में पाया जाता है। ये एक हाई एफिनिटी ट्रांसपोर्ट होता है और ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये फ्रक्टोज को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो ग्लूट5 है इससे ऑलरेडी PYQ एक आ चुका है। तो इसमें उसमें ये पूछा गया था इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कि जैसे कौन सा ट्रांसपोर्टर है जो फ्रक्टोज में, या तो ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। तो ये याद रखना कि फ्रक्टोज को ट्रांसपोर्ट करने वाला ग्लूट5 होता है और ये एक हाई एफिनिटी ट्रांसपोर्टर होता है और ये बहुत ही मल्टीपल लोकेशन इसका है। ये किडनी में पाया जा रहा है, ब्रेन में भी, इंटेस्टाइन में भी और स्पर्म में भी। जो ग्लूट7 है, ग्लूट7 लीवर में पाया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ग्लूकोज के रिलीज़ को, जो ER से ग्लूकोज रिलीज़ होगा वहाँ से रिलीज़ को कपल्ड करता है ग्लूकोज फॉस्फेटेज के थ्रू, मतलब इसमें कपल्ड रिएक्शन शो करता है ये। और यहाँ पे एंजाइम यूज होता है ग्लूकोज फॉस्फेटेज।
तो एक देखो, एक यहाँ पे इनिबिटर है, इंपॉर्टेंट है। एक इनिबिटर होता है साइटोकैल्सिन। ये साइटोकैल्सिन बी, ये क्या करता है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को, सॉरी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट फॉस्फेटेज जो है इसको इनिबिट कर देता है, जिससे ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। किस में रुकता है? लीवर में, क्योंकि ये टारगेट कर रहा है GLUT7 को। ठीक है, अब हम आयन चैनल की बात करें। अभी तक हमने क्या देखा? ट्रांसपोर्टर देखा। अब आयन चैनल में क्या होगा? आयन चैनल्स आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सब यूनिट एंड इट स्पैन प्लाज्मा मेम्ब्रेन मल्टीपल टाइम्स। आयन चैनल जो होते हैं वो मल्टीपल टाइम में स्पैन करते हैं जो मेम्ब्रेन होता है उसमें, और ये मल्टीपल सब यूनिट से भी मिलके बन सकते हैं। अब आयन चैनल्स बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं आयंस के लिए। अगर सोडियम वाला आयन चैनल तो वो बस सोडियम को ही अलाउ करेगा पास होने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। आयन चैनल्स आर एक्वास्पोर और ऑन प्लाज्मा में, तो ये आयन चैनल्स जो एक एक्वास्पोर क्रिएट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। मतलब कि ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये पोर ऐसे क्रिएट करते हैं पूरा क्रॉस करके। अगर इसको अच्छे से बनाए तो ऐसे करते हैं। ठीक है, डन। अब देखो आगे देखते हैं कि ये जो एक्वास्पोर होगा इससे क्या होगा? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ही इसमें होंगे। इसमें दोनों ही पार्ट होगा। मतलब ये एम्पीपैथिक होता है, एम्पीपैथिक अल्फा हेलिक्स होता है। और इसके पास यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं, फिर ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिक्स, फिर ये स्पैन करता है मेम्ब्रेन को, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसका जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिविटी फिल्टर। ठीक है, सिलेक्टिविटी फिल्टर होता है। और जो अंदर की तरफ ये है, ये हाइड्रोफोबिक है, और बाहर वाला पोर्शन है ये हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, ये जो अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक होता है ना, ये पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं जो हाइड्रोफोबिक पार्ट इसका बनाते हैं। तो इसलिए इसको हम एम्पीपैथिक बोलते हैं, एम्पीपैथिक बोलते हैं। ठीक है, अल्फा हेलिक्स, डन। अब आयन चैनल, जो आयन ट्रांसपोर्ट हुए या आयन चैनल है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा? जैसे अगर समझ लो कि सोडियम का आयन चैनल, सोडियम आयन चैनल। ठीक है, तो इसमें बाहर की तरफ एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहर का साइड है वहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है, उसको हमें अंदर ले आना है। तो इसमें क्या होगा कि एक तो ये वाटर जो अंदर की तरफ है ये वाटर सॉल्यूबल, ये हाइड्रोफोबिक है, और बाहर की तरफ वाटर सॉल्यूबल है। तो सबसे पहले हमें सोडियम को अंदर ये पास कराने के लिए इसको पहले कवर करना पड़ेगा। तो इसको हम इसमें वाटर अटैच करके इसको हाइड्रेशन सेल बनाते हैं। ये अंदर की तरफ अमीनो एसिड जो होंगे ये हाइड्रोफिलिक बनाएंगे और वाटर से मतलब वाटर से इसको प्रोटेक्ट करेंगे सोडियम को और अंदर ले आएंगे। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन सेल, जो ये प्रोटेक्शन बनता है सोडियम के अराउंड, ये सोडियम अंदर है। अब जो आयन चैनल्स होते हैं ना, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इसको हम क्लियर करें यहाँ पे। ठीक है, आयन चैनल्स का देख लेते हैं टाइप। आयन चैनल दो टाइप के होते हैं, एक तो गेटेड आयन चैनल और दूसरे होते हैं नॉन गेटेड आयन चैनल। ठीक है, जो गेटेड आयन चैनल होता है ये क्या होता है कि दीज आयन चैनल्स आर ओपन इन प्रेजेंस ऑफ अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। मतलब ये ऐसे होते हैं कि हर टाइम जो गेटेड वाले होंगे वो पूरे टाइम क्लोज रहेंगे, इनके पास ये से गेट बना होगा दोनों साइड, ऊपर और नीचे। तो जब ये नॉर्मल कंडीशन में होंगे तो ये क्लोज रहेंगे। जैसे ही कोई यहाँ पे आया रिस्पॉन्स के लिए फैक्टर कोई भी, तो ये क्या होगा, गेट ओपन हो जाएगा तो ये अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, एंटर करने के बाद ये गेट फिर से क्लोज हो जाएगा। तो इस टाइप के जो चैनल होंगे इनको बोलते हैं गेटेड आयन चैनल। तो इसमें बाइंडिंग ऑफ स्मॉल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है
इसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है। जैसे यहाँ पे अटैच हुआ मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है तो ये गेट ओपन हो जाता है। अब फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, क्योंकि ये गेट है ना ओपन क्लोज हो रहा है तो ये एक फिजिकल चेंज देखने को मिल रहा है। अब नॉन गेटेड की वहीं बात करें तो ये आयन चैनल्स कैसे होते हैं, ये हमेशा ओपन रहते हैं ऑलवेज, लेकिन ये इंटरेक्ट करेंगे। इस ऑलवेज ओपन रहने का ये मतलब नहीं है कि सबको एंटर देंगे, ऑलवेज ओपन तो रहेंगे पर इनके पास जो स्पेसिफिसिटी होती है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। अगर ये पोटेशियम का है तो ये पोटेशियम को इंटरेक्ट करके पहले ये कंफर्म करेगा कि ये पोटेशियम है कि नहीं है, होगा तभी जाके एंट्री देगा। ठीक है। अब गेटेड आयन चैनल भी अलग अलग टाइप के होते हैं, फर्दर इनका डिवीज़न देखें। ठीक है, तो फर्दर क्या होगा, गेटेड आयन चैनल इसमें होगा कि लिगेंड, अब जो रेस्पॉन्स फैक्टर है ना उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप का होगा। अगर लिगेंड आके बाइंड कर रहा है तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल, वोल्टेज चेंज होके अगर गेट खुल रहा है तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, और तीसरा मैकेनिकल, अगर वो फिजिकली ओपन और क्लोज हो रहा है तो वो मैकेनिकल हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीन होंगे। तो लिगेंड गेटेड चैनल को डिस्कस करें तो इसमें क्या होता है, दीज चैनल्स आर ओपन इन रिस्पॉन्स टू बाइंडिंग ऑफ स्मॉल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। लोकेशन इसका होता है लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स आर प्रेजेंट इन न्यूरॉन्स के सेल बॉडी और डेंड्राइट के एरिया में प्रेजेंट होगा, और मसल के मोटर एंड प्लेट पे प्रेजेंट होगा। तो वहाँ पे लिगेंड होता है ना, जैसे एंड प्लेट पे, जैसे न्यूरॉन की बात करें तो वहाँ पे अलग अलग न्यूरो ट्रांसमीटर आ गए हैं, वो तो एक तरह से लिगेंड का ही काम करते हैं। और लिगेंड एक्साइटेटरी, जैसे कि अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो इसमें एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। अगर न्यूरो ट्रांसमीटर एक्साइटेटरी हैं तो उसका एग्जाम्पल होता है कि जैसे कि एसिटाइल कोलिन, एस्पार्टेट, सेरोटोनिन, ग्लूटामेट, डोपामिन। ये जो 5 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर हैं कौन कौन से हो गए, एसिटाइल कोलिन, एस्पार्टेट, सेरोटोनिन, ग्लूटामेट, डोपामिन। ये 5 तरह के ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो एक्साइटेटरी हैं, और ये क्या करते हैं, ये सोडियम चैनल को ओपन करते हैं। ठीक है। इनहिबिटरी होते हैं ग्लाइसिन, गाबा, टॉरिन। ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ग्लाइसिन, गाबा, टॉरिन, ये 3 जो है इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये किसको इफेक्ट डालते हैं, किस चैनल को, ये क्लोराइड आयन चैनल पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है। अब वोल्टेज गेटेड आयन चैनल क्या है, दे ओपन इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल और वोल्टेज। इसका लोकेशन होता है कि ये न्यूरॉन के एक्सॉन साइड पे प्रेजेंट होते हैं और मसल के टी ट्यूबुल पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होगा वो रेस्टिंग पोटेंशियल तो -70 मिलीवोल्ट होता है। जैसे ही अगर कुछ आके बाइंड हुआ, जैसे सोडियम आके बाइंड हुआ, सोडियम गेटेड चैनल ओपन होता है तो सोडियम अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो सोडियम जैसे अंदर आता है तो जाके ये क्या करता है, मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देता है। अब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -35 पे हो जाता है या फिर +35 पे हो जाता है। तो इस तरह से ये मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल हो गया। अब मैकेनिकल में देखें तो मैकेनिकल वाला क्या है कि ये फिजिकल या फिर फिजिकल या फिर मैकेनिकल प्रेशर पे ये ओपन या फिर बंद होता है। इसका लोकेशन होता है ज़्यादातर स्किन पे, ईयर पे, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे ये मैकेनिकल, जैसे स्किन है, टच करने पे कुछ ओपन हो रहा है कोई चैनल, तो इस तरह से ये फंक्शन करता है। अब इसमें क्या है कि कोई साउंड आया, ईयर ने उसको कैप्चर किया, तो वो साउंड क्या है, एक तरह से वो मैकेनिकल ओपनिंग कर रहा है गेट की। तो इस तरह से ये मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल फंक्शन कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे। अब इसके आगे वो जो न्यूरोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि न्यूरॉन्स पे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसे वो डिपोलराइजेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये मैं स्किप कर रही हूँ यहाँ पे। इसमें एक ग्राफ होता है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको बना लेते हैं, इससे ये मेजर कवर हो जाएगा जो न्यूरोबायो वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम बना देते हैं। जल्दी जल्दी बना लेंगे, मैं पहले बना लेती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ।
ठीक है, जल्दी से इसको लेबल कर दूँ। यहाँ पे टाइम है मीटर पर सेकेंड में। फिर ये वाई एक्सिस पे यहाँ पे आता है एक्शन पोटेंशियल, मतलब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, अब ये इसका सेंटर लाइन है, यहाँ पे चार्ज होता है -35, इधर लगभग है -50, इधर होता है -70, नीचे जाने पे -80, फिर इधर आता है -90। डन। ये है +50, ये सारा मिली वोल्ट में है, ये ध्यान रखना, ये मिली वोल्ट में है। अब देखो, अब एक्सप्लेन करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, स्टार्टिंग में हमें ग्राफ में क्या देखने को मिल रहा है, स्टार्टिंग में सबसे पहले दिख रहा है ये -70 पे हमें ये ब्लू लाइन दिख रही है। इसका मतलब है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -70 मिली वोल्ट होता है। अब समझ लो ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी एक्शन पोटेंशियल मतलब डीपोलराइजेशन हुआ मेम्ब्रेन पे, तो ये क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब ये यहाँ पे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इसको बोलते हैं। ये रेस्टिंग पोटेंशियल है, ये रेस्टिंग है, और जैसे ही ये यहाँ रेस्टिंग से ये -35 तक पहुँचा तो ये होता है थ्रेशोल्ड। मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए हमें -35 या -50 -35 पे तो जनरेट हो जाता है, पर इसको मिनिमम चाहिए होता है -50। ठीक है, मतलब -50 होता है इसका थ्रेशोल्ड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का। अब इसको इस वाले पॉइंट पे क्या होता है, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल ओपन होते हैं, आयन चैनल ओपन होते हैं। ठीक है। अब जैसे ही आयन चैनल लाइगेंड गेटेड ओपन होता है तो इसकी वजह से सोडियम इंटर करने लगता है अंदर, सोडियम चैनल ओपन हो गया। सोडियम चैनल ओपन होते ही सोडियम बहुत सारा अंदर आता है, जितना अंदर आता है तो एक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाता है, ये रेड लाइन में जो दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन है, मतलब यहाँ पे तो लाइगेंड गेटेड ओपन था, जैसे ही सोडियम आया ओपन हुआ। अब यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो रहा है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन हो गया। ठीक है, इसके वजह से बहुत सारा सोडियम अंदर आया और यहाँ पे थ्रेशोल्ड बढ़ गया। अब इसको हम बोलते हैं, जब +50 हो जाए तो इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। डन। अब इस पॉइंट पे सैचुरेशन आ गया है, अब ग्राफ डाउन जा रहा है। डाउन तब जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। अब सोडियम चैनल के ओपन होते ही क्या होगा, सोडियम चैनल ओपन होते ही सोडियम बाहर जाने लगेगा, जिससे कि कम हो सके जो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गई है, तो इस तरह बाहर जाने लगेगा। इसलिए ये जो ग्राफ है डाउन जा रहा है, मतलब कि एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल अब घटने लगेगा, अब नीचे जाता है, डाउन नेगेटिव में जा रहा है। अब इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे सेंटर में है, इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। ये वाला पार्ट डीपोलराइजेशन था, जिसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल डीपोलराइज हो रहा है। अब ये फिर से रीपोलराइज हो रहा है जब नेगेटिव, लेकिन जब सोडियम चैनल ओपन रहता है तो इतना ज़्यादा सोडियम पोटेशियम ओपन रहता है तो इतना ज़्यादा पोटेशियम बाहर चला जाता है कि यहाँ पे मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा नेगेटिव चली जाती है। यहाँ पे -80 तक चली जाती है, ये है -80 तक चली जाती है, -80 से लेके -90 तक चली जाती है। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये ग्राफ देखने को मिला स्ट्रेट हो जा रहा है, यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम पंप
यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो जाता है। अब सोडियम पोटेशियम जब हाइपर पोलराइज हो चुका है, बहुत ज़्यादा पोटेशियम बाहर चला गया, तो अब क्या करते हैं, अंदर से ये सोडियम पोटेशियम जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये फंक्शन करता है, और ये क्या करता है, अंदर से 3 सोडियम बाहर भेज देता है और 2 पोटेशियम अंदर ले आता है। तो इस तरह से ये फिर से मेंटेन करता है मेम्ब्रेन की पोटेंशियल को, जो -70 होता है फिर से वो मेंटेन कर लेता है। अब फिर से यहाँ पे कोई लाइगेंड आएगा तो फिर से डीपोलराइज होगा, फिर से ओपन वही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो ये पूरा एक एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अब हमने जैसे वो देखा था एक्वापोरिन्स जो बन रहा था, यहाँ पे देखा ना, कहाँ गया, अच्छा मैंने इरेज कर दिया है। आयन चैनल्स में हमने जो बात किया था, यहाँ पे आयन चैनल्स में जो मैंने यहाँ पे बनाया था ना एक्वापोरिन्स, हाइड्रोफोबिक वगैरह, तो उसमें जब एक्वापोरिन्स क्या होते हैं, उसके पास जो मैंने सिलेक्टिविटी फ़िल्टर बनाए थे, उस सिलेक्टिविटी फ़िल्टर में कुछ एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स होते हैं। वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस क्या होते हैं, NPA क्या है, N है एस्पारजीन, P है प्रोलीन, A है एलानिन। तो ये सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं इस सिलेक्टिविटी फिल्टर में। तो अमोनियम आयन कैन नॉट मूव फ्रॉम द एक्वापोरिन। अमोनियम आयन जो होता है ना वो एक्वापोरिन से मूव नहीं कर पाता है। ये सीक्वेंस जो है स्पेसिफिक होंगे, ये स्पेसिफिक को ही पास कराएंगे। अब आगे देखें हैं, तो ये सारा जो हम देख रहे हैं एग्जाम्पल ये चैनल्स का है, आयन चैनल्स का। ठीक है, तो इसमें एक और आता है आयन चैनल, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा गया है, बैंड 3, या इसको बोलते हैं अनायनिक एक्सचेंजर। ठीक है, अब ये क्या है, ये होता है आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और ये 4 बार स्पैन करता है मेम्ब्रेन में। ठीक है, ये कहाँ होता है, आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और 4 टाइम्स स्पैन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन सॉरी ठीक है, तो इसमें हम रोल देख लें, तो रोल बैंड 3 का रोल क्या है, जैसे आरबीसी है, आरबीसी के मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट है, तो आरबीसी में हमें पता है कि जब ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं और क्लोरीन वो आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो इसका रोल उस जगह पे होता है। तो ये क्या कराता है, ये क्लोराइड और बाइकार्बोनेट का एक्सचेंज कराता है। अब दूसरा आयन चैनल है CFTR चैनल, जैसे हमें पता है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, इसका फुल फॉर्म है CFTR का। अब देखो CFTR चैनल जो होता है वो एक क्लोराइड आयन चैनल है, और CFTR ABC ट्रांसपोर्टर, अभी हम आगे बात करेंगे ABC ट्रांसपोर्टर क्या है, तो उससे ABC ट्रांसपोर्टर फैमिली से बिलोंग करता है। और ये क्या है, ये इसको मतलब जो लिगेंड होगा इसके लिए उसको ATP की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जब म्यूटेशन हो जाता है तो तभी जाकर डिजीज़ कॉज करता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो CFTR जो ये आयन चैनल है ना, इसी में म्यूटेशन होने की वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। तो ये भी पूछ लेते हैं, हमेशा पूछा जाता है, ये कहीं ना कहीं मतलब कहीं भी दे सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट मतलब यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट पूछे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस किससे होता है, किस म्यूटेशन से होता है, ये ऑप्शन में करके भी दे सकते हैं। और ये क्या करता है कि डिजीज़ वाले पार्ट से जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है और ये सेल बायो पार्ट है, दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन बना सकते हैं हम। तो जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है, इसमें म्यूटेशन हो जाता है ये आयन चैनल में। तो अब आगे देखें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अब हम देखेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसको क्लियर कर लेंगे एरिया को। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रेट बहुत हाई होगा, जैसे 10⁴ से लेके 10⁵ मिली/सेकंड इसमें होगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा पर बहुत कम भी नहीं होगा। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन, मतलब अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होता है। इसमें हम एनर्जी का यूज़ करते हैं। इसमें ΔG जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर ये इंडिविजुअल ΔG की बात करें तो वो तो
पॉजिटिव होता है, लेकिन जब कपल करके रिएक्शन करते हैं ना तो उसमें डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है। इसलिए हम मोस्टली जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हम कपल्ड रिएक्शन की ही बात करते हैं। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसका हम देखते हैं डिवीज़न। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है। एक तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी क्या है, इसमें एटीपी चाहिए, लाइट चाहिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो चाहिए, मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इसमें प्रेजेंट होता है। और इसमें डायरेक्ट यूज़ होता है, जो भी चीज़ें हैं एनर्जी का डायरेक्ट यूज़ हो रहा है। जो सेकेंडरी होता है ना उसमें को ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसकी एनर्जी को यूज़ करके हम दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्ट इसमें करते हैं, इसलिए हम इसको सेकेंडरी बोलते हैं और इसको हम को ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। इसमें भी एनर्जी रिक्वायर होती है और इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है जैसे उसमें होता है। लेकिन जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना ये प्राइमरी पे डिपेंड करता है, मतलब प्राइमरी वाले का हम यूज़ करके सेकेंडरी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें सारे जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो सारे ट्रांसपोर्टर को पंप चाहिए होता है, मतलब कि एनर्जी चाहिए होती है। अब इसमें अलग अलग ट्रांसपोर्टर होते हैं। जो प्राइमरी ट्रांसपोर्टर है उसमें कितने तरह के ट्रांसपोर्टर होते हैं, उसमें होते हैं, इसमें होता है पी टाइप, एफ टाइप, वी टाइप और ए बी सी। ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो अगर एक एक को हम बात करें डिटेल में तो पी टाइप क्या है। पी टाइप में पी टाइप में होता है कि ये होता है सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये जो प्राइमरी वाले हैं ना सारे पंप ही होते हैं। एक मिनट ज़रा वेट करें। तो पी टाइप में सारे पंप होते हैं। कितने टाइप के पंप हो सकते हैं इसमें, सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप, हाइड्रोजन पंप, पोटेशियम हाइड्रोजन पंप। तो ये अलग अलग टाइप के पंप हैं। हम एक एक करके अगर डिस्कस करें सोडियम पोटेशियम पंप की, तो ये बैक्टीरिया में और प्लांट में एब्सेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोडियम पोटेशियम पंप। इसका अक्सर हम देखते हैं, ये इसका जिक्र होता है हर जगह पे। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो मेजर इलेक्ट्रोजेनिक पंप है। सोडियम पोटेशियम पंप रेगुलेट करता है 70% ऑफ एनर्जी इन न्यूरॉन। नॉर्मल सेल ऑल्सो रिक्वायर्ड 40 to 50% एनर्जी। अब सोडियम पोटेशियम पंप एक हेक्सामेरिक प्रोटीन होता है, मतलब इसमें 6 सब यूनिट होते हैं और ये मतलब डाइमर करके होमोडाइमर होते हैं, 3 होते हैं, जिस 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा और 2 गामा। तो इस तरह से ये 6 हेक्सामेरिक प्रोटीन बनाता है। ट्रांसपोर्टर डोमेन ये बनाता है पूरा। अब इसको बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करते हैं। इसके पास एक्टिवेटर डोमेन होता है, फॉस्फोराइलेशन डोमेन होता है और न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन होता है। वही 3 तरह का इसके पास डोमेन होता है। अब कैल्शियम पंप क्या है। कैल्शियम पंप इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रोजेनिक पंप और इसका स्ट्रक्चर है, कैल्शियम पंप जो है 95% तो वो सिमिलर होता है सोडियम पोटेशियम पंप के। अब जो डिफरेंस है वो क्या है कि इसका लोकेशन जो होता है मेनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है। और ये जो कैल्शियम पंप है ये कैल्शियम होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो जो 100% कैल्शियम पंप है उसमें 99% जो पंप है वो कैल्शियम जो है पंप नहीं, जो 99% कैल्शियम होता है वो बोन में स्टोर होता है। 0.9% जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है और 0.1% जो होता है वो इनसाइड होता है सेल के। तो ये इसका लोकेशन है कैल्शियम का। तो इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है कैल्शियम पंप। इसमें इसके पास भी एक्टिवेशन डोमेन, फॉस्फोराइलेशन डोमेन और न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, 3 डोमेन होते हैं और इसमें कन्फर्मेशन चेंज होता है। इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब H प्लस पंप, ये सब अब हम पी टाइप में ही बात कर रहे हैं। पी मतलब पंप की बात हो गई, तो पी इसमें H पॉजिटिव पंप, सॉरी प्रोटॉन पंप। तो ये बैक्टीरिया और प्लांट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मोस्टली प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है H+ आयन का ट्रांसपोर्ट करता है। अब आगे देखेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोजन पंप। तो इसमें क्या होता है कि एसिडिक pH चाहिए होता है और ये मोस्टली प्रेजेंट होता है स्टमक में। इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप होते हैं ये, इसका लोकेशन होता है ऑक्जेंटिक सेल ऑफ स्टमक या फिर पेराइटल सेल, ठीक है।
अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम पी टाइप को डिस्कस कर चुके हैं, अब हम वी टाइप को डिस्कस करेंगे। वी एफ को करेंगे, पहले वी करेंगे उसके बाद एफ को करेंगे। तो वी टाइप का पंप क्या होता है, इसका रोल होता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल में। मतलब कि जो ये पुराने जो ओल्ड हो गए हैं जो बोन सेल्स, उनको इनगल्फ करता है ये वी टाइप का। मतलब वी मतलब वेसिकल बनाता, सॉरी वैक्यूल बनाता है ये। तो वी टाइप ऑफ पंप फर्स्टली आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट सेल ऑर्गेनल। सबसे पहले इसको वैक्यूल से आइसोलेट किया गया था, इसीलिए इसको वी टाइप बोले गए हैं। तो वैक्यूल के मेम्ब्रेन जो टोनोप्लास्ट जिसको बोलते हैं, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, तो उससे आइसोलेट किया गया था। वी टाइप ऑफ पंप इज प्रेजेंट इन एवरी एसिडिक कंपार्टमेंट इनसाइड अ सेल। जहाँ जहाँ एसिडिक कंपार्टमेंट है वहाँ ये प्रेजेंट होगा। अब एसिडिक कंपार्टमेंट कहाँ होता है सेल में, कौन कौन से होते हैं, लाइसोसोम हो गया जिसका pH 5 होता है, पेरोक्सिसोम होता है उसका भी pH 5.5 होता है, और एंडोसोम जिसका pH 6 होता है। तो ये तीनों ही ऐसे कंपार्टमेंट है सेल के अंदर जिनका pH बहुत ही लो होता है। ठीक है, अब आगे देखें तो वी टाइप जो पंप है उसका स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें मल्टीपल सब यूनिट्स होती हैं। जैसे इसमें वी नॉट स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है, V1 कंपोनेंट होता है, तो ये अलग अलग रोल प्ले करता है। अब वी टाइप का पंप जो है ये भी ATP यूज़ करे, ATP तो सारे ही यूज़ करेंगे जो भी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। अब ये वी टाइप का पंप क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसा कि लाइसोसोम है, लाइसोसोम में अंदर की तरफ हाइड्रोजन आयन को ट्रांसपोर्ट करेगा बाहर से ATP यूज़ करके। तो इसमें जो वी नॉट का कंपोनेंट होता है वो मेम्ब्रेन में अटैच होता है, और V1 जो कंपोनेंट होता है वो जैसे बाहर की तरफ होता है निकला हुआ सा। अब वी टाइप का जो पंप है उसका रोल क्या है, वो जैसा अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है। ये एक तरह से मैक्रोफाज है और ये इनगल्फ करता है जो भी ओल्ड बोन सेल्स हैं वो उनको इनगल्फ करता है, और ये क्लियर करता है जो भी वहाँ पे डेब्रिस वगैरह है। तो इस तरह से ये रोल प्ले करता है। अब एफ टाइप को डिस्कस करें तो एफ टाइप क्या है। एफ टाइप को, जैसे ये एफ टाइप हम उसमें पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, F0 F1 कॉम्प्लेक्स जो बनाता है पंप होता है ATP। तो इसीलिए इसका नाम सबसे पहले इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फर्नेट्स। तो उनके नाम पे इसको एफ टाइप दे दिया गया है। और इसी तरह से इसमें जो कॉम्प्लेक्स